साल इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में सबसे बेस्ट रहा। कुल मिलाकर इंडिया ने 33 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल्स है। वैसे अगर हम लाइफ बॉय की बनाई लो लिंटास की फिल्म को अपना माने, हालांकि टेक्निकली इस फिल्म को लो लंदन से भेजा गया, तो हमारे अवार्ड की टैली 34 हो जाती है, यानी भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। मेडल टैली पर नजर डालें तो फिलिप्स LED लाइट्स के अपने कैंपेन के लिए डिजाइन कैटेगरी में गोल्ड जीतकर ओगलवी 2 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ भारतीय एजेंसियों में सबसे ऊपर है। लेकिन असल में बाजी मारी टैपरूट ने अपने फार्मर्स सुसाइड कैंपेन के साथ, जिसने 4 गोल्ड लायन जीते। इसके अलावा टैपरूट को गैटोरेड के अपने कैंपेन के लिए भी ब्रोंज मिला। मैकैन वर्ल्ड ग्रुप की पेंगुइन ऑडियो बुक्स के लिए बनाए कैंपेन की एंट्रीज विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन और ऑस्कर वाइल्ड को 2 गोल्ड मिले पब्लिकेशन और मीडिया और आर्ट डायरेक्शन सब कैटेगरीज में, और 8वां गोल्ड मिला ग्रे वर्ल्ड वाइड के ड्यूरासेल बैटरीज के विज्ञापन पॉजिटिव नेगेटिव को। हम काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि 4 साल की एजेंसी, 40 लोगों का स्ट्रेंथ है, 4 गोल्ड कैन जैसे प्लेटफॉर्म में अगर मिलता है तो आई थिंक इट्स मोर देन अ सेलिब्रेशन फॉर अस। सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज एवरी ईयर वी हैव बीन विनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ टैपरूट एंड दिस ईयर वी हैव वन बिग टाइम। टैपरूट टिल टुडे हैज़ won 5 medals and this year itself 7. I think we are damn happy. That shows the depth. इससे पता चलता है कि आज टैपरूट का स्ट्रेंथ कैसे है, यंगस्टर्स, टीम, हार्ड वर्क, आई थिंक इट्स ऑल पेड ऑफ। मेरी जो टीम है जिन्होंने इस पे काम किया है, इसके जो राइटर हैं तला और इसके जो आर्ट डायरेक्टर हैं रोहित, उन दोनों ने बहुत मेहनत की है इस काम पे। ख़ासकर ये बहुत सिंपल काम है, एक ऑडियो बुक्स के लिए उन्होंने किया और उसको किस तरह से एक आर्ट डायरेक्शन से और सिंपल आइडिया से आपको ये बताना कि ऑडियो बुक्स क्या चीज़ है, पहले तो इंट्रोड्यूस करना। और हमारी जैसी कंट्री में एक यहाँ पे ऑडियो बुक्स प्रॉब्ली नया कॉन्सेप्ट है, एक सिंपली उसको इंट्रोड्यूस कर देना और एक विजुअल से उसको कैप्चर कर लेना, और वो भी आपको बहुत चार्मिंग विजुअल के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत सिंप्लिसिटी जो आइडिया की थी उस वजह से जीता है और मुझे उसकी खुशी है। I think it was the simplicity of the thought and the stunning execution. The art of the campaign was brilliant, and the thought was also was very clear. So और thought भी इसका बहुत ही साफ था। Thought ये था कि इस टॉर्च की जो रोशनी है वो बिल्कुल दिन की रोशनी की तरह है, और ये हम ग्राफिक एक तरीके से हम इसे मतलब एक्सप्रेस कर पाए, और जूरी को वो बात अच्छी लगी और हमें शेर मिल गया, बब्बर शेर। आजकल थोड़ा कम करो तो वही ज़्यादा होता है, मतलब दैट्स बेटर, जितना आप कम करेंगे और जितना पॉइंट पे जाएंगे वो काम करता है। तो आई थिंक फॉर अस दैट वर्क एंड इट्स वेरी ग्राफिक, काफ़ी बोल्ड है, और हमने ड्यूरासेल के कलर्स यूज़ किए थे सिर्फ, और बहुत ही सिंपल आर्ट डायरेक्शन किया, और सोचा कि हम ऐड को ही बैटरी की तरह यूज़ करें, और आई थिंक इट पेड ऑफ। और अगर आप देखें हॉल में नीचे जाके देखें तो एग्जीक्यूशन वाले बहुत काम है, तो हैवी एग्जीक्यूशन, हैवी इलस्ट्रेशन, हैवी फोटोग्राफी, तो आई थिंक अमंग्स दैट दिस प्रॉब्ली स्टूड आउट, एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज दिस होल थिंग ऑफ wordplay and copywriting also. So I think when you see a lot of pieces that have a lot of art and are very art and execution heavy, you suddenly see a very simple piece, simply art directed with well written copy. I think that stands out. इसके अलावा लियो बर्नेट, BBDO इंडिया, DDB मुद्रा, पुब्लिसिस्ट सभी ने टैली में अपनी जगह बनाई सिल्वर और ब्रोंज लायन से। रमेश देव प्रोडक्शन को फिल्म क्राफ्ट में नाइकी के विज्ञापन के लिए ब्रोंज मिला, जिसने इस कैटेगरी में इंडिया का मान रखा। इस साल देश की एजेंसियों को मिले लायंस में 85% प्रेस, डिजाइन और आउटडोर कैटेगरी में रहे, और बाकी 15% रहे डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन और फिल्म क्राफ्ट में। यानी कुल 16 कैटेगरीज में से भारत का बोलबाला सिर्फ 6 कैटेगरीज तक सीमित रहा। तो कितना महत्वपूर्ण है कान लायन भारतीय एजेंसियों के लिए? क्या हासिल होता है कान जाने से? क्यों हम आज भी गायब हैं कान अवार्ड्स की बड़ी कैटेगरीज से? कैसे बनेगी भारत की साख कान में? ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रांड बाजार कान 2013 स्पेशल में। ज्यादातर
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के किसी बाहर के बंदे से पूछो तो आप ये जानेंगे कि कान का उसका एसोसिएशन यहाँ होने वाले फिल्म फेस्टिवल से है। लेकिन अगर किसी भी इस इंडस्ट्री के बंदे से बात करो तो आप ये जानेंगे कि कान की उसके दिल में स्पेशल जगह जरूर होगी। और क्यों ना हो, कान लायन दुनिया भर का सबसे बड़ा और जाना माना एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल जो ठहरा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में एजेंसीज अपनी एंट्रीज बेचती है और यहाँ पे जीता हुआ हर अवार्ड यानी कि हर लायन एक क्रिएटिव एजेंसी या फिर एक क्रिएटिव बंदे की जिंदगी ही बदल देता है। तो आइए जानते हैं कुछ इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों से और उनसे पूछते हैं कि कान की उनके दिल में क्या जगह है। 1954 में शुरू हुआ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फिल्म फेस्टिवल आज कान लायन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी के तौर पर भी जाना जाता है। वैसे ऑफिशियली इसे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल कहा जाता है। दुनिया के इस सबसे बड़े एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग के उत्सव की भारत के लिए अहमियत हाल फिलहाल में ही बढ़ी है। पिछले कुछ साल से लगातार हमारा प्रदर्शन इन अवार्ड्स में बेहतर हो रहा है। 2010 में 17, 2011 में 24 और 2012 में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, हमें 14 लायंस मिले। लेकिन इस फेस्टिवल की खासियत सिर्फ ये लायंस ही नहीं होते हैं। यहाँ आए क्रिएटिव लोगों का मानना है कि ये जगह ज्ञान का खजाना है। पिछले कुछ सालों में ज़्यादा क्लाइंट्स यहाँ पे आना चालू कर रहे हैं और इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं। यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोक है, फोक्सवैगन तो हमेशा, तो क्लाइंट्स की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। वो लोग क्लाइंट्स भी सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी मीडिया कंपनी जो है, गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट भी है, वो भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी का जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंड हुआ है। सो क्रिएटिविटी नाउ इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी अब इज लार्जर। जैसे कल गूगल का एक सेशन था जो वो क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं ज़िंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उनको हम स्ट्रेटोस्फीयर में गुब्बारे छोड़कर इंटरनेट का एक्सेस कैसे दे। तो ये लार्जर डेफिनेशन है क्रिएटिविटी का और कैन उसको सेलिब्रेट करता है। तो इनसाइट्स, आइडियाज़, इश्यूज जो हमारी लाइफ्स को बेहतर बना सके उसके बारे में ये फेस्टिवल है। इसलिए स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स आते हैं, द बेस्ट माइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आते हैं, उनको सुनने को मिलता है। यू डोंट गेट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है फॉर यंग क्रिएटिव पीपल। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। एंड ऑल्सो जो एक साथ इतना सारा काम जो देखने को मिलता है, यू गेट एक्सपोजर टू ग्लोबल वर्क कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अब जो मूवमेंट चल रहा है कि डिजिटल ये वो सब भी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू गेट अ सेंस ऑफ ऑल दैट। तो उस तरह अगर उस हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा रहता है। कान शायद एकमात्र जगह है जहां आपको दुनिया भर की जो निचोड़ करके लर्निंग्स मिल सकती हैं, वेदर इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी या आइडियाज़ के बारे में। तो यहाँ आने का ये एक फ़ायदा है मार्केटर की हैसियत से कि आपकी आंखें खुल जाती हैं कि जो भी आपने सोचा है, आपने किया है या आपने देखा है, उसके मुकाबले में जो आप यहाँ देखते हैं आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। कान को देखने का तरीका सिर्फ अवार्ड्स के रूप में नहीं है। जो आपने देखा होगा यहाँ पे बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़ा एटमॉस्फेयर होता है, आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, तो वो कान्स का एक रूप है। और वो रूप मेरे ख्याल से क्लाइंट्स और एजेंसीज दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रूप है। और जहाँ तक अवार्ड्स का सवाल है, पर्टिकुलरली फिल्म में अवार्ड जो मिलते हैं उनको लोग ज़्यादा बड़ा मानते हैं, पर हर क्रिएटिव पर्सन के मन में एक अभिलाषा होती है कान में जीतने की। तो जीतना काफ़ी प्राइड की बात है। देश के बड़े क्रिएटिव नाम कान को अपनी प्रगति के लिए जरूरी तो मानते हैं, लेकिन आज भी कान की कई कैटेगरीज में देश का नामो निशान नहीं होता। जैसे साइबर, रेडियो, प्रोमो एंड एक्टिवेशन और इनोवेशन में हमारे कोई शॉर्टलिस्ट नहीं थे। लेकिन कान की अहमियत हमारे देश के लिए और बढ़ाना जरूरी है। तो ये कैसे होगा? मुझे लगता है कि कान्स वाले को भी इस जगह का जो अहमियत है वो शायद इंडियन ऑडियंस को ज़्यादा पता करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, और वो अभी तक किया नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यकीन है कि अगर एजेंसीज आना शुरू करें, इंडिया में एक आदत है कि भेड़ चाल की आदत,
तो जब आने शुरू करेंगे बहुत सारे आ जाएंगे. It's become an extremely expensive proposition for agencies to firstly enter and then agencies to bring their people here to try and imbibe the spirit of Cannes. But it's important because finally we want to belong to this, let's say, worldwide event which celebrates creativity and it's inspirational. So all we see and do, I think, inspires us to try and do better work. And that's the cycle which we try and inculcate. Do great work, get that recognition, and probably, get to understand whether you can actually compete in this global forum. क्लाइंट्स का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक इंडिया में क्लाइंट्स का जो विजन है वो खुलने की ज़रूरत है. एजेंसी तो वैसे भी are quite open and they are quite receptive to creative work, but clients को यहाँ पर आकर ये देखने की ज़रूरत है कि कितना अच्छा काम इंटरनेशनली हो रहा है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ तक वो पहुँचे. बिकॉज जब क्लाइंट जाके अप्रूव करेगा तब जाके कोई अच्छा क्रिएटिव काम आगे बढ़ेगा. When a DAO enters something, you know it is a genuine entry. There is really no glimmer of any doubt whether this is a make-believe ad, so to say, or as we say, a scam, right? So there is no doubt. The other thing is that maybe 2 to 3 months before the festival starts, there is a collective PR exercise. And on social media, I think all these things broke about 3 months, within about 100 days before the festival. So it was on all our pages, right? So that's the thing. I mean, how much of work have we seen from our own agencies breaking social media? It was never really passed around, right. So I think once it gets onto social media, you're talking about millions of hits across the world. Everybody gets to see. So I'm sure a lot of judges already have made up their mind saying what a brilliant piece of work. Because see, at that time, you're not sitting and you have all the time in the world to look at it. If it's a 2-minute film, you have 2 minutes to, watch it, listen to it, you go back and watch it. You tend to share, you become part of conversations, etc. Versus here, you get those 2 minutes to judge, right? There you're acting like a consumer and as a real person. Here you're a judge, right? So that I think is missing. I mean, that sort of an effort is missing from our industry completely. We do not create conversation at all. In fact, if you look at it, how many agencies have social media pages? Almost none. हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिन बड़ी कैटेगरीज जैसे फिल्म, रेडियो में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहाँ समस्या है कि हमारे विज्ञापन हमारे कल्चर में रचे बसे होते हैं जो ग्लोबल ऑडियंस को समझ नहीं आते. और तो और कान में जिस तरह का काम आता है वहाँ पहली नजर में अगर विज्ञापन समझ नहीं आया तो जीत कम ही मिलती है. लेकिन जहां टीवी और रेडियो में कमजोर प्रदर्शन के लिए ये तर्क दिया जा सकता है, वहीं साइबर और मोबाइल जैसी कैटेगरीज में ये काम नहीं करता. यानी हमारी इंडस्ट्री को एक लंबा सफर तय करना है अपनी पहचान कान में बनाने के लिए, फिर चाहे वो फिल्म में हो या फिर डिजिटल में. एडवर्टाइजिंग की दुनिया के सबसे बड़े नाम मार्टिन सोरेल से एक खास मुलाकात. I think clients are confused. We're confused because we see all the changes taking place. कान लाइन में लगातार तीसरी बार होल्डिंग कंपनी ऑफ द ईयर मिला WPP को. यही नहीं, WPP की एजेंसी ओगिलवी ने भी एक बार फिर नेटवर्क ऑफ द ईयर का खिताब जीता. इन नामों के पीछे एक बड़ा नाम है सर मार्टिन सोरेल, WPP के चीफ एग्जीक्यूटिव. 1985 में सोरेल ने खुद से वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यानी WPP में निवेश करना शुरू किया और 1986 में वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बने. और उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. छोटी छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को खरीदना शुरू किया. सोरेल ने दुनिया को चौंका दिया जब 1987 में WPP ने जे वॉल्टर थॉमसन को खरीद लिया और फिर 1989 में ओगिलवी एंड मेथर को खरीदकर उन्होंने मानो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हलचल मचा दी. इस इंडस्ट्री में सर सोरेल ने ही कंसोलिडेशन का दौर शुरू किया और 2000 तक उन्होंने YNR और ग्रे को भी WPP में शामिल कर लिया. इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बाइंग ग्रुप M को भी सर सोरेल ने खरीदा और आज मार्टिन सोरेल की लीडरशिप में WPP दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग और मीडिया बाइंग ग्रुप है.
सर मार्टिन सोरेल से मिलने का खास मौका मिला ब्रांड बाजार संवाददाता शिबानी घरत को कान लाइन फेस्टिवल के दौरान। What are the key takeaways from Cannes this year? What is that one thing that you will carry back with you? Well, one is about, I think clients are confused. And we're confused because we see all the changes taking place, the digital changes. We see all these new media companies, which are new media owners, really trying to get a bit of this $500 billion industry that we're in, or $1 trillion if you include things like consumer insight or data investment management, as we're calling it now. So there's confusion. It's also about the growth of markets such as India. I mean, the success that we've had here as a holding company, I think it all reflects this growing geographical complexity of our business. So Asia, Latin America, Africa, the Middle East, and Central Eastern Europe become more and more important. And the last piece is the growth of technology. I mean, it's related to the first point about confusion, but technology now, you know, a third of our business is, just like the BRICS and Next 11, a third of our business is on the technological side or on the digital side. So it's search, it's display, it's video, it's social, it's mobile. And it's really putting all those three things together. Where do you see the future of communication as far as digital is concerned? This question is in the context of how every global leader has been speaking about, you know, digital should be integral. I'm not bright enough to figure that one out. But, you know, all I can tell you is, you know, what, in answer to the question, what will WPP look like in 5 years' time, let's say? It's going to be more digital. So we're currently a third digital. I would say in 5 years' time, it's certainly going to be well above 35 to 40%. It's going to be more based on data and the application of technology, which is anathema to a number of people in our industry who think it's still purely a craft. It isn't. It's a science and an art. It's an, you know, art and craft, yes, but it's certainly a science. And it's going to be more horizontal in the sense of, it's a dangerous thing to say, but it's going to be more people thinking about how can you get people to work together more effectively. Not reinventing the wheel on your own in your own little empire somewhere, but working together in much more network. You know, technology has enabled us to network much more effectively than we ever have before. And we're at the beginning of it. Tell me, how important is an award like Cannes Lion? This is the Olympics, or this is the World Cup, or this is the Formula One Drivers' Championship or Team Championship. And therefore it's very important. And winning so here tally matters. Yeah, it matters to clients. It matters to our people inside. And it's very motivational. A few years ago, I didn't think it was important, and I had my awakening as well. And I've come to the view, along with John O'Keefe, who we brought in about 4 or 5 years ago to raise the level of creativity. But, you know, it's creativity in the broadest sense, because people tend to think it's confined. Bloggers, certain bloggers think it's confined to the advertising, you know, Don Draper type advertising departments of SD and Partners, I think they call it now on the show, or Sterling Draper. It isn't. You know, media people are creative. Financial people are creative, would you believe? Researchers are creative. Data is creative. And there's creative things you can do with data. Digital, obviously, creative. So this sort of narrow, rather arrogant view about creativity is a very much old world. TAM as a measuring system has faced a lot of flack in the country. Is there a flawless measuring system in the world? We're anxious to make the system as sophisticated as possible, and it is a big panel. If you look at it in the context of worldwide panels, and we do it in 30, 40 countries around the world, it's a big panel. So making the panel even bigger and more sophisticated is something we want to do, and we've made proposals on it, which include expanding it into the rural areas. So that would be number one. The second thing that I think people have to understand is that they're digitizing the channels in India. They've done it in their own unique way, and it's a process that has been concertinaed into a very short period of time. When you digitize a system in that way in a short period of time, there are going to be significant changes in the way people consume media. Right. And it is going to take time to settle. So don't be surprised by the results when you implement digital in this way. There can never be anything that's 100% perfect. You know, obviously the bigger the sample, the better it is, the broader the sample, but patterns change all the time, whether it's because of digitization or consumption habits change. And coming back to where we started the conversation, if you said to me, what is the biggest thing at Cannes, I would say confusion, right? So the world is becoming a much more complicated place. It's becoming a much more fragmented place.
to have no measurement system, there is no currency, right? And the media owners will be shooting themselves in the foot by having no measurement system. Then it will be anarchy. Thank you, sir. All right, thank you very much, Shubham. Brand Bazaar. Thank you very much. अगले हफ्ते ब्रांड बाजार कान 2013 स्पेशल में जानेंगे क्या है खास उन कैंपेन्स में जिन्होंने जीता ग्रां प्री, और शिबानी के साथ करेंगे कान में थोड़ी सी शॉपिंग और मौज मस्ती भी। एक हाई एंड लग्जरी शॉपिंग मार्केट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे गुची, प्राडा, वर्साचे जैसे ब्रांड्स आपको मिलेंगे।